बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी के उन वाक़यात पे जो कराची में रूनुमा हो गए। आपने खबर सुनी कि अगले दिन मौलाना आदिल ख़ान जो कि जामिया फ़ारूकिया से जिनका ताल्लुक़ था, उनको और उनके ड्राइवर को गोली मार के शहीद कर दिया गया। टारगेट किलिंग थी और जिन्होंने मारा वो मोटरसाइकिल सवार थे, वहाँ से भाग गए। उससे एक दिन पहले दो अफराद जिनका ताल्लुक बोल्ड टीवी से था वो अगवा होते हैं और उनमें बुनियादी जो टारगेट रखता है वो शबीर हसन जो कि एक ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अगवा करने का मकसद लगता है। लेकिन चूँकि दूसरे साहब भी साथ थे तो वो भी अगवा हो गए। अब इन दोनों का आपस में दोनों वाक़यात का ताल्लुक़ भी हो सकता है या कि बाद दीगरे हुए वहाँ पे। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर का अगर ट्वीट देखें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमें काफ़ी पहले से तकरीबन 2-3 माह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमें वार्न कर रही थी कि भारत यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ मजहबी ज़ोमा को, मजहबी लीडर्स को कत्ल करवा के तो आपस में फ़िरकावारियत का एक शाखाना छेड़ना चाहता है और यहाँ पे फ़िरकावारियत की एक जंग बनाना चाहता है। आपने देखा कि आशूरा के करीब, आशूरा के फ़ौरन बाद यहाँ पे किसी ने वो शोशा छोड़ दिया, सिपाही साहबा को बुरा भला कहा, उनकी शान में गुस्ताखी की गई। उसकी बुनियाद पे फ़ौरन जंगल की आग की तरह ये बात फैली और कराची में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में आपने देखा बहुत लंबे लंबे जुलूस और जलसे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी, 1-2 लोग उसमें मारे भी गए। लेकिन ये कि हुकूमत की और आपके इंटेलिजेंस अदारों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो सिचुएशन ख़राब होने से बच गई और उसको फ़ौरन कंट्रोल कर लिया गया। तो ये लाज़मी बात है कि दुश्मन की जब नाकामी होती है तो दुश्मन को अच्छा तो नहीं लगता, वो दोबारा नए अज़्म के साथ फिर दोबारा कोशिश करता है और उसकी कोशिश जो है वो किसी न किसी तरह छोटी मोटी कामयाबी, बहुत सारे तो पकड़े जाते हैं पहले ही क्योंकि आपके अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। अब यह है कि इसकी मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर की तरफ चले जाएं वापस। वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया अपने प्रोग्राम में मैंने, और ये एक ख़ास वार्निंग थी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से थी कि हाइब्रिड वॉर ये ख़तरा मौजूद है और दुश्मन ने आपके ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। मैंने ये कल भी बताया था कि हाइब्रिड वॉर बुनियादी तौर पे उस वक्त शुरू की जाती है जब दुश्मन समझता है कि वो फ़ौजी एतबार से इस अहल नहीं है कि वो आपको मैदान जंग में शिकस्त दे सके। लिहाजा वो कोशिश करता है कि आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर जो आपके इख्तलाफात हैं या कोई आपकी कमज़ोरियाँ हैं उनको वो पकड़े, उनको उजागर करे और उनकी बुनियाद के ऊपर सोसाइटी में इख्तलाफात पैदा करे या मायूसी पैदा करे। मायूसी भी हो सकती है कि आपके अवाम के जहन पे ये बार बार डाल दिया जाए कि आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये वक्त ज़ाय कर रहे हैं, ये आपको ले बैठेंगे, और उसके साथ साथ एक नाउमीदी की लहर दौड़नी शुरू हो और आप अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। ये भी एक हो सकता है। फ़िरकावारियत दूसरा है, लिसानियत है और सुबाइयत का अंसर हो सकता है। उसमें ज़रूर बात की जाती है कि जनाब फ़लाँ सारे रिसोर्स तो हुकूमत फ़लाँ सूबे को दे देती है या फ़लाँ सारे रिसोर्स जो हैं वो तो फ़लाँ तबका खा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अवाम को अपील करती हैं और अवाम इसमें बहुत तहकीक नहीं करते। और आजकल के दौर में इसको हम हाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि ये दुश्मन ने सिर्फ एक नैरेटिव छोड़ना होता है, फिर आलाकार हम खुद बनते हैं, हमारे लोग बनते हैं और वो फिर उसको शेयर करते हैं, जिससे कि ये कहा जाता है कि वो आगे खुद ब खुद फैलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप किसी ग्रुप में शेयर करते हैं, आपने एक ग्रुप से उठा के दूसरे ग्रुप में डाली और फिर उसका शेयर करने से उस नैरेटिव को पढ़ने वालों का, देखने वालों का हल्का बढ़ता जाता है। चुनाचे वो एक वक्त पे आके एक इतना बड़ा तूफान बन जाता है कि वो जो दुश्मन आपका नताइज हासिल करना चाहता है आपके मुल्क के अंदर फतूर पैदा हो, वो उसको नताइज मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये कि बहुत सारी चीज़ें हम तो बहुत कुछ जानते हैं दुश्मन के अज़ाइम के बारे में, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने
रिसेंटली जिक्र करना शुरू किया, वरना तो पहले जिक्र ही नहीं करते थे। और ये भी मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनेशनल सियासत मुफादात और मुनाफकत की सियासत है, कभी इंसाफ का साथ नहीं दिया जाता, कभी इंसाफ पे बात नहीं होती। लिहाजा अब जब खबरें आई तो पहले तो ये पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह मुख्तलिफ अदारे करते हैं उससे पता चला कि भारत के 44 बैंक हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, और उन्होंने तकरीबन पिछले कुछ सालों में $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब वो मशकूक ट्रांजैक्शन जो है वो अमूमन ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ उनमें ऐसे भी होते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग लोग अपनी करप्शन के पैसे को बाहर ले जाते हैं, लेकिन बाहर सूरत ज़्यादा यही अगलब है कि यहाँ पे दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग की गई। अब भारत के जो दूसरी जो आप देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में जब आर्टिकल आया तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि भारत के ताल्लुक जो हैं वो दाइश के साथ हैं। अब ये मैगजीन जो है वो वाज़ेह नहीं करता कि हुकूमत इसमें मुलव्वस है कि नहीं, लेकिन ये आप जहन में रखिए कि जब ये ऑर्गेनाइज टेररिज्म होता है तो उसमें हुकूमत मुलव्वस होती है। और भारत में ये पिछले 6-7 साल से जब से मोदी हुकूमत में आए हैं, चूंकि एक टेररिस्ट माइंड का आदमी है तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ मायल है। फिर ये कि जिस आइडियोलॉजी को वो मानता है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो भी दहशतगर्दी पे और नफरत पे मबनी है। चुनाचे उन्होंने अपने मुल्क में पहले तो कश्मीरियों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, मुसलमान ईसाई भी अभी वहाँ पे पिट रहे हैं। तो ये तो आपने मुल्क के अंदर अंदर हिंदुत्व फैलाने के लिए अपने ही लोगों को मारा और अकलियतें उनको मारा, और वो चल रहा है सिलसिला, आज भी वहाँ पे कत्ल गारत है। लेकिन जो बाहर है वो ये है कि अफगानिस्तान के ताउन से अफगानिस्तान के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी की गई, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान शामिल है। खित्ते में जो आप दहशतगर्दी के देखते हैं, ये भारत का जो ताल्लुक, जो लिंक बड़ा वाज़ेह सामने आया वो ईस्टर, पिछले साल ईस्टर में, ईस्टर के वक्त पे जो श्रीलंका में जो धमाके किए गए होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, वो भी भारत से ही उसका ताल्लुक था। अब जो भारत से जो ताल्लुक में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अब इंटरनेशनल मीडिया में चूंकि आ चुकी हैं चीज़ें, तो हम खुल के बात करते हैं। और होता ये है कि हमें पता है, हमें अपने इंटेलिजेंस के जरिए पता है। हमारे पास कलभूषण था, कलभूषण ने बहुत सारे नाम शाम बताए, लिंक्स बताए लोगों के, उसने रॉ के उन लोगों के नाम बताए जो उससे डील करते थे, उसकी हैंडलिंग करते थे, उसको पैसा मुहैया करते थे, मनी ट्रेल दी कि कैसे पैसा आया, कैसे लगाता रहा। ये चीज़ें यहाँ तो पता थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस उलझन को खोल रही है ताकि एक जो मकरू चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आए। अब किस हद तक वो बाहर वाले कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में अपनी भरपूर कोशिश करेगा कि दुनिया को सही पिक्चर दिखाई जाए। अब इसमें भारत को अगर सहूलत हासिल है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे इन्होंने इस्लाम के नाम पे यानी जहाद के नाम पे ये दहशतगर्दी का किस्सा करना शुरू किया। उसमें जैसे मैंने पहले भी मैं कहता रहूं कि हमारे टीटीपी के लोग जब गए अफगानिस्तान यहाँ से भाग के, तो फौरन वो भारत के हत्थे चढ़े। और अजीत डोवल की ये प्लान थी, उसने पहले कहा हुआ था कि ये मर्सनरीज हैं, इनको पैसा पाकिस्तान से हम कहीं ज़्यादा पैसा इन पे खर्च करेंगे, ये जो चाहेंगे हम चाहेंगे वो करेंगे। लिहाजा उसमें से इन्होंने एक ग्रोह को दाइश बनाया और दूसरे ग्रोह को टीटीपी रहने दिया। दोनों को इस्तेमाल किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। और इसके अलावा जो बलोच सेपरेटिस्ट थे BLA, उनको भी इन्होंने अफगानिस्तान में पनाह दी, ट्रेनिंग दी और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बहुत बड़े पैमाने पे एक प्लान थी जो कि दहशतगर्दी की बना के और बड़े मजबूत तरीके से। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बरामदा बुख्ती यहाँ से भागा है तो वो वहीं अफगानिस्तान में, वहाँ पे उस जमाने में हामिद करज़ई थे सदर, उनके महल के साथ ही जो उनका प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है उसमें रिहाइश पजीर था। और अफगान सदर मानता नहीं था, लेकिन जब उनको ये वहाँ की तस्वीरें दिखाई गई तो फिर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली और उन्होंने फिर इसको भारत से पासपोर्ट लेके दे के तो स्विट्जरलैंड भिजवा दिया। वो एक भारतीय शहरी की हैसियत से वहाँ गया हुआ है, जाली पासपोर्ट उसको दिया हुआ है। बात यह है कि इसको जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसने तो इसको एक नेक्सस कि जो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ये लोग हैं और साथ भारत है, भारत के लोग हैं, ये केरला के लोग हैं और इनका देवबंद फिरके से ताल्लुक है, वो सब है। लेकिन रियासती जो उसको आप कह लीजिए कि सरपरस्ती हासिल है, वो बड़ा एक अरेंजमेंट के तहत एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोगों को भर्ती करते हैं, जमा करते और वाया दुबई
उनको फिर पहुंचाया जाता है अफगानिस्तान में, और वहां जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो जो बड़े बड़े वाक़यात इन्होंने किए, मैंने श्रीलंका के वाक़े का बताया, इसके अलावा इन्होंने जलालाबाद जेल पे हमला किया। अब ये आप सोचेंगे सिखों के गुरुद्वारे पे किया, एक मैटरनिटी वार्ड पे किया। अब नेचुरली आप सोचेंगे कि ये अफगानिस्तान में क्यों दहशतगर्दी करवाई। तो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवाने का मकसद ये है कि तालिबान जो अब जो अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अमन अगर ऐसा आए जिसमें कि तालिबान भी हुकूमत का हिस्सा हों, तो भारत को खदशा लगता है कि उनके अपना असर रसूख अफगानिस्तान में कम होने का खदशा है। और उन्होंने अफगान सियासतदानों पे, लोगों पे पैसा भी बड़ा लगाया है, तो वो पैसा ज़ाया होता नज़र आता है। लिहाजा ये अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं, और वहाँ पे इन्होंने ऐसे ग्रुप्स तैयार किए हैं जो कि रशिया में भी कार्रवाई कर सकते हैं और ईरान में भी कर सकते हैं, और इस चीज़ में ताबन हासिल है, बुनियादी तौर पर सरपरस्ती है अमेरिका की। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने ये सारा नेटवर्क आइडेंटिफाई किया, और वो लोग भारत के रॉ के वो ऑफिसर्स जो अफगानिस्तान में ये काम कर रहे थे, उनके शवाहिद पूरे इकट्ठे किए और यूनाइटेड नेशन में केस लेके गए। लेकिन अमेरिका की मुनाफिकत की वजह से ये वहाँ पे इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर न हुए। लेकिन पाकिस्तान ये किस्सा छोड़ेगा नहीं, हम ये इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे। लेकिन मैं उनका जिक्र यहाँ करता जाऊँ कि ये कौन लोग थे और क्या था। सबसे पहले नाम आता है अपाची अंगारा। अपाची अंगारा जो है ये आंध्र प्रदेश का रिहायशी है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक फाइनेंस कंपनी में अफगानिस्तान में काम कर रहा था। काम क्या करना था, उसको जाहिर ये किया हुआ था कि यहाँ पे ये फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा है, जबकि वो बुनियादी तौर पे एक दहशतगर्द था जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा था। इसको इसी साल शुरू में 18 जनवरी को इसको वापस भारत भिजवा दिया गया। इसको बड़ी उजरत में यहाँ से निकाला गया, क्योंकि कुछ अंदाज़ा हो गया था उसको कि उसका कवर टूट चुका है और पाकिस्तान को पता लग गया है कि वो क्या करतूत कर रहे हैं। अब इस आदमी का जो ये सबसे ज़्यादा घिनौना शख्स था, और इसका जो ताल्लुक था बुनियादी तौर पे प्लानिंग और फंडिंग के मामले में, वो था आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें कि 150 के करीब 7,000 बच्चे मारे गए, जो इंतहाई अंधोनाक था। ये शख्स उसका जिम्मेदार था। इसके अलावा वार्स कॉलोनी में 2016 में, सितंबर 2016 में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, वो भी इसी की प्लानिंग और इसी का कराया हुआ था। उसके अलावा इसने 2017 में लाहौर माल रोड पे धमाका करवाया, लेकिन इसके लिए इसने टीटीपी को इस्तेमाल किया। पहले वाले जो मैंने जिक्र किया है आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह का, उसमें इसने वो खुरासान चैप्टर उमर खालिद खुरासानी वाला वो इस्तेमाल किया, जो कि एक ब्रेकअवे एलिमेंट था इसका टीटीपी का। उसके अलावा इसने जो इसकी कार्रवाइयाँ थी, इसमें इसको पूरा तामन हासिल था अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एनडीएस का। ये मुश्तरका कार्रवाइयाँ थी जो मिलकर ये करते थे। दूसरा जो आदमी था उसका नाम था गोविंदा पटनायक डूगीवालसा। ये डूगीवालसा जो है ये नवंबर 2019 को इसको भारत भिजवाया गया, वापस वहाँ से ले गए, इसलिए कि इसका भी शक पड़ गया भारत को कि ये भी पकड़ा जाएगा। इसकी बात खुल गई है, और पॉसिबल था कि इसको वहाँ से जो इसका चूंकि खुल गया, तो इसके बाद इसके पकड़े जाने के चांसेस थे। चुनाचे ये भी वहाँ से निकाल लिया गया। ये रहने वाला है उड़ीसा का, और ये वहाँ पे काम कर रहा था। एक फोनिक्स, ये प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ बैठा था, फोनिक्स कंसल्टिंग सर्विसेज काबुल, और वहाँ पे बैठ के दर हकीकत काम ये टेररिज्म का कर रहा था, और ये ग्रुप्स को हैंडल करके पैसा वैसा दे के और उनके साथ प्लानिंग करके टारगेट ढूंढ के इनको लॉन्च करना। इसने जो बहुत बड़ा वाकया कराया, वो सबसे बड़ा वाकया तो सिराज रईसानी के खिलाफ था, जो कि जिसमें 160 लोग मारे गए थे मस्तूम के इलाके में। और इसके अलावा ये शख्स जो है ये और भी बाज़ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस था, लेकिन सबसे बड़ा वाकया इसका यही था जो कि हमने ख़ास तौर पे उसके शवाहिद इकट्ठे किए।
ये तमाम जो कार्रवाइयाँ ये कर रहा था, इसमें चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में इसने फिरना होता था और टारगेट ढूंढने के लिए या लोगों की ट्रेनिंग, जो जो भी टेररिस्ट थे उनको ट्रेन करना या मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुलाकातें करनी, तो उसके लिए ढोंग ये रचाया हुआ था कि जनाब ये जो गोविंदा साहब हैं ये काम कर रहे हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, उन प्रोजेक्ट्स में कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सो ये फ्रॉड था जिसके पीछे ये काम कर रहा था। इसके अलावा दो और लोग थे जिनके बुनियादी तौर पे टीटीपी और बीएलए के साथ वो राब्ते में थे और उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। उनमें एक अजय मिस्त्री है, ये भी अक्टूबर 2019 को इसको भारत वहाँ से निकाल के ले गया। और दूसरा था मधवा डोंगरा। मधवा डोंगरा जो है ये इसको सितंबर 2019 में भारत वहाँ से निकाल के लेके गया। इनकी भी तफसील मौजूद है कि ये किन किन वारदातों में मुलव्वस थे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे अवाम को समझनी चाहिए। अब ये है कि यहाँ पे चूँकि ये नाकाम हो चुके, दहशत गर्दी जो है वो बड़ी हद तक हमने कंट्रोल कर ली, इनके जो एजेंट्स हैं वो पकड़े गए, तो अब MQM लंदन वो इनके लिए काम करती है। इसी तरह ये जो सिंधु देश, आज़ाद सिंधु देश, उसके जो चंद एक लोग हैं, क्योंकि सिंध में बड़ी थोड़ी ये इनका है, चंद लोग हैं जो इनके हत्थे चढ़े हुए हैं, वरना तो लोग जानते हैं इनको। और इसी तरह कोई BLA वगैरह का। सो ये जो आप अब देख रहे हैं सेक्टेरियन सा प्रॉब्लम जो बन रहा है, ये साजिश है जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी खुल के आइडेंटिफाई की कि भारत इसमें मुलव्वस है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से थी और ये लोग हैं जो MQM लंदन वगैरह ये इसमें मुलव्वस हैं, तो इनका भी कला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हाथ से बच निकलना ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि एक नेटवर्क है जो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है और इसमें वो साउथ अफ्रीका से लोग आते हैं या जहाँ से भी आके करते हैं, श्रीलंका में बाज चले जाते हैं। इनको इंशाल्लाह छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी तरह कला कमा किया जाएगा। आप पाकिस्तानियों की दुआओं की ज़रूरत है, उनके साथ हमारे लिए हमायतों की ज़रूरत है। अगर आप हमायत करेंगे, साथ देंगे और अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे तो इंशाअल्लाह भारत के ये सारे अज़ाइम मुकम्मल तौर पे नाकाम किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।